फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज मैं आपको एक बस ड्राइवर की कहानी सुनाता हूँ। इस बस ड्राइवर का जो नाम है सुनील, और सुनील की ये कहानी 2013 की है। बिहार के रहने वाले सुनील। तो हुआ क्या था सुनील के साथ में, आइए चलते हैं इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे नए चैनल पर अभी तक नहीं गए हैं और अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से कर लीजिए, और उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो देर मत कीजिए, उन कहानियों को भी तो आनंद उठाइए। दोस्तों, मेरा नाम सुनील है। मैं बस ड्राइवर, असिस्टेंट बस ड्राइवर कहा जाए तो मैं था उस टाइम में। मेरे जो उस्ताद थे ना, मेरे से अब बड़े उम्र में थे। जब ये घटना मेरे साथ में घटी थी तो उस वक़्त मेरा उम्र जो था 25 साल के आसपास था। हाँ, मेरे जो उस्ताद थे वो करीब 40 साल के थे। अब बड़ा रौबदार थे। हाँ, उनके अंडर में मैं काम करता था और मैं लगातार उनके साथ 1 साल से उसी बस ड्राइवर पर बस के अंदर काम करता था, उस्ताद के अपने साथ में। और हमारा जो बस था ना, ज़्यादातर शादी ब्याह पार्टी इधर से उधर अब लेके जाना, यही काम था। और वो शादियों की सीज़न थी, गर्मी की शादियों वाली सीज़न थी। और हम तो ऐसे ही अब अपना बस को दौड़ाते रहते थे, कभी इस शादी में कभी उस शादी में। अब इतना हमारे पास में काम आ जाता था कि हम एक एक दिन में 2-2 बारात को अटेंड करते थे। एक बारात को छोड़ के चले आते थे, फिर दूसरी बारात को भी अब लेके जाते थे। उस टाइम बस की इतनी शॉर्टेज हो जाती थी हमारे यहाँ पर। अब मैं उस घटना पर आता हूँ जो हमारे साथ हुआ। मैं बचपन से ही बड़ा चुलबुला इंसान हूँ, लड़का था, और मैं दोस्ती तो 1 मिनट में किसी से कर लेता था। बहुत ज़्यादा बोलता था, और बोलता था मीठा बोलता था, लोग बाग को हंसा भी देता था। इसीलिए हमारी दोस्ती सबसे हो जाती थी। और ख़ास करके लड़कियों से दोस्ती तो मैं चुटकी बजाते कर लेता था। यही तो मेरी खूबी थी। और इस बात को हमारे उस्ताद जी जानते थे। अब मुझे खबरदार करते थे, क्योंकि बारात में लड़कियां भी तो जाती थी बस में। अब उस्ताद जी मुझे समझाते रहते कि देख सुनील, ऐसा कोई गड़बड़ मत करना, बारात का मामला है, नहीं तो का मामला जो है ना खराब हो जाएगा, कुछ बुरा भी हो सकता है तुम्हारे साथ में, हमारे साथ में। ऐसा कभी कोशिश भी मत करना। खैर, मेरे मन में कोई पाप थोड़ी होता था। मैं तो बस बात करना चाहता था। मेरे पेट में गुड़गुड़ाहट सी होती रहती थी कि मैं किससे बात करूं। बस यही मन में ख्याल चलता रहता। जो भी सामने आए ना, मैं बातें शुरू कर देता था, इधर उधर यही सब बातें होती थी। कोई टॉपिक विशेष होता नहीं था। और मैं ऐसा ही बस में अब चल रहा था। उस्ताद जी हमारे बस चला रहे थे, और मैं कंडक्टर सीट पर बैठा हुआ। अब मेरे बगल में दोनों अगली जो सीट थी उस्ताद जी के पास में, और वो उधर सब लेडीज लड़की बैठी भी थी। आखिरकार मुझसे रहा नहीं गया। एक हमारी जो पास में लड़की बैठी थी, और उससे मैं बातचीत धीरे धीरे करना शुरू किया। वो भी मुस्कुरा कर के बात करती रही, और हमारा दोस्ती अब मिनटों में हो चुका था। जब उस्ताद जी की नज़र हमारे ऊपर पड़ती ना, तो लाल लाल अपनी आंखें दिखाते डराते थे हमें बहुत कि सुनील तू सही नहीं कर रहा है। लेकिन मैं ऐसा कोई काम ही नहीं करता था। बस यही था कि जो भी मेरे बगल में हो बात करने लगता था। यही तो मेरी कमी थी। खैर, हम जिस बारात में गए थे ना, अब जहां पर बस मेरी खड़ी हुई उसे अब आगे बस जा ही नहीं सकती थी। इस रोड पर भी हम आए थे ना, हाईवे से उतर करके बड़ी मुश्किल से आए थे। पतली रोड, बीच में कहीं गड्ढा। अब बड़ी मुश्किल से हमारे उस्ताद जी बस यहाँ तक लेके आए। इसके बाद तो अब रास्ता ही नहीं था। अब इतनी बड़ी बस को अब छोटे पतले रास्ते पर
कैसे लेके जाएगा। लेकिन जो बारात मालिक था ना, जिद पर अड़ा हुआ था कि नहीं, जहाँ पर शमियाना लगा हुआ है ना, वहाँ तक बस जानी चाहिए। लेकिन उस्ताद जी ने कोशिश तो ज़रूर किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। कहने लगे कि नहीं भाई, हम अपना बस को खड्डे में नहीं गिराएंगे, हम इस जगह से आगे नहीं जाएंगे। अब वहाँ से कितना दूर था, करीब 700-800 मीटर की दूरी पर शमियाना लगा हुआ था गांव के बाहर। और आखिरकार बारात मालिक को मानना ही पड़ा जब देखा कि हाँ, ड्राइवर सही कह रहा है। तब अपने बारात को लेके चले गए। अब मैं उस टाइम बस के नीचे खड़ा था। वो जो मेरी दोस्त बनी थी लड़की ना, मुझे टाटा बाय बाय करके गई थी मुस्कुराती हुई। और अक्सर मेरे साथ में ऐसा ही होता था, मैं ऐसे ही झटपट दोस्ती किसी से कर लेता था। आखिरकार ये बात मेरे उस्ताद जी ने नोटिस किया, और जब वो लोग चले गए ना, तब मेरी क्लास लगा दी। अब कहने लगे कि सुनील, तू तो पिटेगा पिटेगा, और साथ में मुझे भी पिटवाएगा। तू ऐसी हरकत करता है, तुझे क्या जरूरत है किसी लड़की से बातचीत करने की? हम जानते नहीं, अनजान लोग हैं, उनके लिए अगर शक सुबह कोई कर लेगा तो क्या समझेगा, हमारी पिटाई की नौबत आ जाएगी। सुनील, तू समझता क्यों नहीं है? तू क्यों नहीं मेरी बात को मानता है? तब मैं आंखें नीची करके अब उनसे आंख मिलाता नहीं था, इतना खौफ रहता था उस्ताद जी के मेरे प्रति, और मैं डर जाता था। कहने लगा कि उस्ताद जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने पहल नहीं किया था, उस लड़की ने बातचीत शुरू की, और ऐसा कोई बातचीत भी तो नहीं था उस्ताद जी, हम तो ऐसे ही खाम खा के बात कर रहे थे, टाइम पास कर रहे थे। लेकिन उस्ताद जी कहने लगे, बेटा, तुम और उस लड़की को जानकारी है कि तुम किस विषय में बात कर रहे होगे। अगर मैं देखूंगा दूर से तो मुझे क्या समझ में आएगा? मैं तो जरूर समझूंगा कि दोनों में कोई दाल पक रही है। कोई भी देखेगा तो ऐसा ही तो समझेगा। उस्ताद जी के भी कहना बिल्कुल सही था, लेकिन मेरे जहन में तो आता था, लेकिन मैं कुछ ही टाइम के बाद भूल जाता था। पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगती थी कि मैं अपनी बात किससे कहूँ, रहा नहीं जाता था। खैर, उस शाम की बात, रात की बात बता रहा हूँ। पूरी बारात अब निकल चुकी थी। उस लड़की ने मुझे टाटा बाय बाय करके मुस्कुरा करके चली गई। इसके बाद हमें बस को ठिकाने पर भी लगाना था। अब ऐसी जगह की हमें तलाश कर रहे थे जहाँ पर सुरक्षित बस लगा रहे उस पतली रोड पर, और राहगीर को आने जाने का रास्ता भी मिले। आखिरकार एक जगह हमें दिखाई दी थी। अब फिर हमने उस जगह पर उस्ताद जी ने अब बस को लगा दिया था। इसके बाद हम और उस्ताद जी कुछ देर तक किसी अन्य टॉपिक पर बात करते रहे, और आखिरकार अब हमें लग रहा था कि अब उस्ताद जी को भूख लग रही है, क्योंकि जल्दी वो भूख सताने लगती थी उनको। अब बारात में तो खास करके ऐसा क्यों होता था उस्ताद जी के साथ में, मैं तो समझ ही नहीं पाता था। क्या स्वादिष्ट पकवान बारात में मिलते थे, इसलिए उस्ताद जी को भूख लगती थी। कुछ देर तक तो इधर उधर टहलते रहे। अब फिर कहने लगे, बस की चाबी मुझे पकड़ा करके, सुनील, मैं जा रहा हूँ बारात में, देखता हूँ कुछ नाश्ता पानी मिल जाए तो मैं वहीं कर लूँगा, और तुम्हारे लिए मैं कुछ लेते भी आऊँगा। अब ये बस की जिम्मेवारी तुम्हारी है। उस टाइम रात का करीब 10 बज रहा था। उस्ताद जी गए ना, तो अब जब लौटे तब तो दूर की बात है, और उसके बीच में ये सब कहानी बनी थी। उस्ताद जी तो चले गए। अब उस जगह पर मैं उस बस में अकेले ही रह गया था। अब रात का, वो भी देहात साइड का एरिया, बिल्कुल अंधकार से भरा हुआ। हाँ, आसमान में जरूर चांद निकला हुआ था, मुझे अच्छी तरह से याद है। लेकिन जो सुन सन्नाटा था ना, अब वो जगह बड़ा खौफनाक सा बन गया था। अब साइडों से झुंगुर की आवाज़ और तरह तरह का, अब जानवरों का, सियार का, ऐसा लग रहा था कि आवाज़ आना शुरू हो गया। ये आवाज़ रह रह करके आती थी, बड़ा डरावना महसूस होता था। और सबसे खतरनाक जो सियार थे ना, गिद्दड़,
वो झुंड में रोने लगते थे, चिल्लाने लगते थे। एक कोई बोलता था उसके पीछे 10 यार अब भौंकने लगते थे, चिल्लाने लगते थे। अब मुझे बड़ा डर लगता था। एक तो जगह मेरे लिए अब अनजान तो थी ही, और दूसरा अब बिल्कुल सन्नाटा था वहाँ पर। आसपास में ना तो कोई अब जगह थी, ना कोई लोग थे ताकि मैं उनके पास जाके बैठूं, बात करूं। ऐसा कुछ था ही नहीं वहाँ पर। बड़ा अजीब सा जगह था जहाँ हमारी बस खड़ी हुई थी। कुछ देर तक तो मैं ऐसे ही बस में बैठा रहा। अब कभी बाहर सर निकाल कर देख लेता, कभी दाहिने मुड़ जाता। अब बस में ही इधर से उधर चहलकदमी कर रहा था। उस्ताद जी को आने का इंतजार कर रहा था। लगभग घंटा भर बीत चुका था, मतलब रात के करीब 11 से ऊपर का टाइम हो गया था। उस्ताद जी अभी लौटे नहीं थे। तब तक मुझे भी भूख सताने लगी थी। अब बस छोड़कर कहाँ जा सकता था। सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर में, चाबी मेरे पास में। उस्ताद जी का गुस्सा मैं अच्छी तरह से जानता था। आखिरकार मैं बस की एक सीट पर बैठा और खिड़की के बाहर नज़ारा देखने लगा। नज़ारा क्या देखना, बस जो बाहर का, अब जिधर देखो चांद की रोशनी फैली हुई थी, पेड़ पौधे सब दिखाई दे रहे थे हल्की हल्की रोशनी में। वही चीज़ मैं देख रहा था। तभी मैंने देखा एक लड़की को आते हुए। जिस डगर से बारात गई थी ना, जो रास्ता था, और उसी डगर से मैंने रास्ते से एक लड़की को आते हुए देखा। जो वेशभूषा था ना, जिस लड़की से मेरी दोस्ती हुई थी, सेम वैसी की वैसी थी। वैसे ही चमकदार कपड़े पहन रखी थी और बाल भी खुले हुए थे। जब चल रही थी ना तो बाल इधर से उधर लहरा रहे थे। मैं देख करके हैरान रह गया कि सारे बारात में तो गए हुए हैं, ये लड़की अकेला क्यों हमारी बस की तरफ आ रही है? बात क्या है? मुझे कुछ शंका होने लगा कि कोई इसका कोई कीमती सामान तो हमारे बस में नहीं छूट गया। और जिस सीट के पास लड़की सीट पर बैठी थी, अब मैं उस सीट के नीचे ढूंढने लगा कि कोई ऐसी सामान तो नहीं है। आखिरकार हमें ही ढूंढना पड़ेगा, तो क्यों न पहले मैं उस सामान को ढूंढ लूं। लेकिन मैं हैरान था, ऐसी कोई सामान बस के अंदर में सीट के पास में थी ही नहीं। आज जब तक मैं सर उठाकर देखता तो लड़की तो गायब हो गई थी। ये कैसे हो गया भाई? मैं एकदम आश्चर्य में डूब गया था। अभी तो बस के पास आती हुई लड़की दिखाई दे रही थी, वो मैं बिल्कुल देख करके जान चुका था। जो लिबास पहन रखी थी, जैसे वो बाल हवा में लहरा रहे थे। चेहरा मुहरा तो अब साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन कपड़े से अंदाजा तो मैं जरूर लगा लिया था कि वो मेरी वही सहेली थी जिससे मेरी अब बस में दोस्ती हुई थी। लेकिन कहीं कहाँ पर, ना तो बस के अंदर आई, ना इधर उधर देख रही है। वाकई में उस राह पर मैं नजरें घुमाता रह गया। मैं आसपास भी उस साइड में देख लिया, लेकिन लड़की जैसे हवा में गायब हो गई। कमाल की बात है। अब उस पल तो मुझे लगने लगा कि मेरे नज़र का धोखा है। ऐसी कोई लड़की आती तो बस तक आती, हम भी देखते, उससे बातचीत करते। अच्छा मौका था मेरे लिए तो। लेकिन ये तो बिल्कुल एक छलावा की तरह होगा। लड़की आती, देखी, छलावा की तरह गायब हो गई थी। क्या मतलब हो गया? मुझे लगने लगा कि मेरे दिमाग में अब फितूर चल रहा था। ये फितूर का ही कारनामा है कि वो लड़की मुझे आती हुई दिखाई पड़ी। अक्सर मैं ऐसे सोच भी लेता था, कल्पना कर लेता था। मुझे लगने लगा कि ये काल्पनिक ख्याल ही था और कुछ नहीं था। अब मैं बस में अब दोबारा बैठ चुका था और तभी दाहिने साइड में अब जैसे घुंघरू की आवाज़ अब मुझे सुनाई देने लगी। जैसे उस लड़की ने पाजीब पहन रखी थी ना, अब वही आवाज़ जैसे अब सुनाई पड़ रही है। लेकिन बस के दूसरी साइड में, ये लेफ्ट साइड में सब कुछ मैंने देखा था, लेकिन आवाज़ जो आ रही थी ना, राइट साइड से आ रही थी। मैं राइट साइड में पहुंच गया। खिड़की से सर बाहर निकाल करके और आवाज़ को सुनने लगा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। बिल्कुल जैसे लड़की पाँव में पाजेब बांध करके, जिसमें घुंघरू लगे हुए हो,
और वो चलती जा रही हो, चलती जा रही हो। छन 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 ऐसी आवाज मुझे साफ सुनाई पड़ रही थी। तब मुझे लगा कि अरे सुनील बेटा, ये जो तूने देखा था ना, तेरा कल्पना नहीं था, वही लड़की थी। लेकिन ये लड़की बस के दूसरी साइड झाड़ियों के पीछे क्या करने गई है? जरूर तेरा तो कहीं इंतजार नहीं कर रही है। वास्तव में मुझे उस पल में यही लगा था। जिस तरह से लड़की मुझे मुस्कुरा करके और टाटा बाय बाय करके गई थी, तभी मेरे मन में कई तरह का ख्याल आ चुके थे। मैं समझ चुका था कि वो लड़की मुझ पर फिदा है। और जब घुंघरू की आवाज बजने लगी ना, तो मुझे तो 100% यकीन हो चुका था कि वही लड़की जो मुझे दिखाई दी थी, और वो बस के पीछे से घूम करके आई झाड़ियों में कहीं जा रही है। आओ, इशारा साफ है, मैं आओ ना देखा ताओ। जबकि बस की जिम्मेवारी उस्ताद जी ने मुझे दे रखी थी। मुझे बस में से तो हिलना ही नहीं चाहिए था, और वो भी रात के वक्त में। कुछ भी हो सकता था, चोरी भी हो सकती थी। लेकिन मैं उस लड़की के जाल में ऐसा फंसा हुआ था, प्यार में, और वो मिनटों की दोस्ती वाली लड़की, ज्यादा जान पहचान भी नहीं। अब मैं अपनी बस से उतर गया, उतर करके दाहिने साइड पहुंच गया, जिधर से मुझे पाजेब की आवाज आती हुई सुनाई पड़ रही थी। जैसे लग रहा था कि झाड़ियों के पीछे वो लड़की जानबूझ के अपने पाजेब को बजा रही है, जोर जोर से पैर को अब पटक रही होगी, गोल गोल घूम रही है। और तभी तो एक ही जगह पर वो आवाज मुझे सुनाई दे रही थी, लेकिन आवाज झाड़ियों के पीछे थी। अब हमें रोड से उतर करके झाड़ियों के पीछे जाना था। मैं एक पल अब उस बारात की साइड में देखा, जहां दूर शमियाना मुझे नजर आ रहा था। रोशनी हो रही थी और संगीत भी बज रहे थे, और कभी कहीं भी मुझे उस्ताद जी आते हुए नहीं दिखे। मैं कुछ देर तक तो बस देखता ही रहा कि मैं इधर झाड़ियों में जाऊं और उधर उस्ताद जी आ गए, तब क्या होगा? मेरी तो पिटाई कर देंगे उस्ताद जी। नहीं नहीं, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए। अब फिर मैं कहूं कि मैं रुक गया था, और रुकते ही वो जो पाजेब कुछ पल के लिए थमी थी, अब फिर वो आवाज आने लगी, जैसे वहां पर कोई गोल गोल घूम रहा है, मुझे बुला रहा है। जब भी पाजेब की आवाज आती ना, तो मुझे यही लग रहा था कि जानबूझ के लड़की बोल तो नहीं रही है, लेकिन साफ इशारा कर रही है कि मैं इस जगह पर हूं, अगर तुम्हें आना है तो जल्दी से आओ। उसका इशारा साफ मुझे समझ में आ रहा था। अब मैं डरा हुआ था अपने उस्ताद से कि कहीं उसी पल में अगर वो आ गए, क्योंकि उनके गए हुए घंटा से ऊपर बीत चुका था, कभी भी लौट सकते थे। मेरे मन में वही डर अब लग रहा था, लेकिन बार बार पाजेब बज रहा था, जैसे वो पाजेब मुझे बुला रही हो। अब फिर मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। एक सरसरी निगाह फिर उसी रास्ते पर डाला। जब मुझे कोई आता हुआ नहीं दिखा ना, तो मैं समझ लिया कि बस अब तो आने में शायद देरी लगेगी, और तब तक मैं उस लड़की के पास से आ भी जाऊंगा, अपने बस में सवार भी हो जाऊंगा। वही सोच करके मैं अब जो झाड़ियाँ जो दिखाई दे रही थी, और उसके पीछे मैं अब जाने लगा। झाड़ियाँ जैसे ही मैं पार किया ना, चांद की रोशनी मुझे साफ नजर आ रही थी, और वही लड़की जैसी मुझे दिखाई दे रही थी, जैसे मैंने रास्ते पर आते हुए देखा था। ड्रेस भूसा और सब कुछ वही लग रहा था। जिस लड़की से मेरी दोस्ती हुई, अब तो जो शंका था, अब कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन अभी भी चांद की रोशनी भरपूर पड़ रही थी, लेकिन मैं उसका चेहरा साफ से देखा नहीं था। लेकिन इतना तो पता चल गया था कि उस लड़की के अलावा इस जगह पर क्यों कोई आएगा। जरूर मेरे वो प्यार में पागल है, और तभी तो यहाँ तक आई है। मुझे जल्दी से पहुंचना चाहिए, और वही मैंने किया। जैसे ही उसके नजदीक मैं जाने लगा, और वो लड़की और आगे बढ़ने लगी। मैं रोकने की कोशिश कर रहा था धीरे आवाज में, अरे रुको रुको, लेकिन वो मुड़ के देखती मेरी तरफ और फिर आगे की तरफ। और कमाल,
रात के टाइम, वो भी बस में रोड पर छोड़ करके उसके पीछे दूर तक कहाँ तक भागूं। मैं कभी खड़ा हो जाता था, अपने बस को देखता था कि कहीं उस्ताद तो नहीं आ रहे, लेकिन तब तक वो पाजिब की आवाज मुझे दूर जाती हुई सुनाई पड़ती थी। अब मैं उसके पीछे भागता था, मतलब अपने बस से कम 400 मीटर दूर खेतों में आ चुका था। आज जिस जगह पर आया था ना, वो जगह अगर मैं जान लेता ना, तो कभी भी उस जगह पर मैं आने का सोचता भी नहीं। वो गांव का, उसी गांव का शमशान था, और वो लड़की मुझे जानबूझ करके अब शमशान के अंदर ले जा रही थी। हाँ, मैं उसके प्यार में पागल इतना हो चुका था, दीवाना इतना हो चुका था कि उसके पीछे पीछे ना कोई सोच रहा था मैं कुछ, ना कुछ मन में ऐसा ख्याल भी आ रहा था कि लड़की मुझे इतनी दूर क्यों लेके जा रही है। दिमाग में नहीं आ रहा था। मैं तो यही समझ रहा था कि बस वो मेरे साथ में खेल खेल रही है। हाँ, मैं उस खेल में अब शामिल होना चाहता था। हाँ, जब तक मुझे समझ में आता ना, तब तक तो काफी देर हो चुकी थी। जब मैं उस लड़की के पास अब दौड़ के पहुंचने लगा ना, तब तक वो लड़की एक पेड़ के नीचे आहुआ करके बैठ गई थी। मैं पहुंचा उसके पास में। आज जैसे ही उसके पास में बैठता हूं, अब बातचीत शुरुआत करता हूं। पहले मैं बातचीत करने लगता हूं कि तुम बस के पास से क्यों भाग के आई? हम बस में ही मिल लेते ना, बस में हमारे पास खुली जगह थी। आज तुम मुझे खेत में लेके आई हो, इतनी दूर, बस से दूर लेके आई हो। अगर उस्ताद जी आ गए तब हम क्या करें? लड़की कुछ बोल नहीं रही थी, बस दूसरी साइड में अपनी निगाहें जमाई हुई थी। अब मैं जो कुछ बोल रहा था उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आखिरकार मैं समय गंवाना भी नहीं चाहता था। अब मैं उस लड़की के पास बिल्कुल जा करके सामने ही बैठ गया। लेकिन जैसे सामने बैठा ना, लड़की का चेहरा दूसरी साइड में था। अब दोस्ती कोई पुरानी तो थी नहीं कि हर एंगल से मैं उस लड़की को पहचान लूं। अब कुछ ही पलों का तो हमारी दोस्ती थी, कुछ ही टाइम पहले तो हुई थी। अब मैं साइड से देख रहा था, तभी मुझे लग रहा था कि वही लड़की है। कपड़ा जो पहन रखी थी चमकदार, अब वैसे ही लड़की ये हो सकती है। अब मैं तो उसी लड़की को समझ ही रहा था। मैं उसके पास बिल्कुल सट कर बैठ गया। अब लड़की जब हमारी तरफ मुड़ी ना, तो मैं देख करके दंग रह गया। जब उसका वास्तविक चेहरा मेरे सामने में आया, अब मैं उछल पड़ा था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इतनी भयानक चेहरा, उसका दाहिना जो गाल था ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सड़ चुका है, बिल्कुल खड्डे हो पड़े हैं। अब बाएं साइड का गाल बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई दे रहा था। मैं तो चीख पड़ा था, इतना जोर से उछल पड़ा था। अब मैं उस जगह से भाग रहा था, लेकिन कुछ ही कदम में भाग पाया था। तभी उस लड़की का लंबा हाथ सांप की तरह आ करके मेरे पैर को जकड़ लिया था। हाँ, मैं फिर चीख नहीं पाया। औंधे मुंह अब जमीन पर गिर चुका था। इसके बाद मैं कोई भी यत्न करने जा रहा था, सब कुछ फेल हो रहा था। ना तो मैं चीख पा रहा था, ना मैं उस लड़की के बंधन से मुक्त हो रहा था। और वो लड़की मुझे अब घसीटते हुए शमशान में तो था ही, अब ऐसी जगह पर ले आई जहां पर हर तरफ झाड़ियां झाड़ी, जंगली झाड़ियां उगी हुई थी। अब मुझे उस झाड़ियों को बीच में अब कर दिया था। मेरे सीने पर सवार होकर के घूर घूर करके देख रही थी। सबसे भद्दा वही चीज लग रहा था, उसका सड़ा हुआ गाल। और मैं समझ चुका था कि मेरे साथ में छल कपट हो गया है। ये वो लड़की नहीं हो सकती, ये जरूर कोई चुड़ैल है, कोई दुष्ट आत्मा है। अब मुझे अपनी जाल में फंसा चुकी है। मैं चीख करके भी जैसे अपने उस्ताद को बुलाना चाहता था, आवाज देना चाहता था, लेकिन उस टाइम गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। ना जाने उस लड़की ने मेरे साथ में क्या जादू किया था। और आखिरकार वो लड़की मेरे सीने पर सवार
और मेरे गला की तरफ कभी हाथ फेर रही है, कभी मेरे गालों को छू रही है, कभी मेरे बालों से खेल रही है। और इसके बाद वो अपनी अब आंखों से मुझे घूर घूर कर देखने लगे। मैं उससे आंखें मिला नहीं पा रहा था, बदन कांप रहा था, बस यही समझ रहा था कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा। मैं ऐसा किस्सा बहुत सुना हुआ था भूत प्रेत का। अब मुझे बिल्कुल प्रतीत होने लगा था कि अब इस जाल में फंस चुका हूं ना, अब मुझे कोई बचा नहीं पाएगा। अब वही हुआ। उसकी आंखों में जैसे ही मैंने एक क्षण के लिए देखा, अब मुझ पर तो बेहोशी अब छाने लगी थी। अब देखते ही देखते ऐसा लगने लगा कि मैं तो एकदम जैसे आसमान से जमीन की ओर लुढ़कता जा रहा हूं। मेरे आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था और कुछ ही देर में मैं अपने होश आवास खो बैठा था। जब मुझे होश आया ना, तो मैं अपने बस के अंदर में था। अब मेरे उस्ताद मुझे मेरा नाम लेकर के उठा रहे थे। सुनील, सुनील, क्या तुम होश में हो? आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। मेरे पर फेस के ऊपर में अब पानी छिड़क रहे थे और कह रहे थे कि सुनील उठ जाओ, मैं आ गया हूं ना, अब तेरे साथ में ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने तुम्हें बचा लिया बेटा, अब तुम आंखें खोलो, आंखें खोलो। आखिरकार मैं अपनी आंखें खोल चुका था। मैं बहुत दहशत में था, पूरा बदन डर से कांप रहा था। होश में आने के बाद भी मेरा यही हाल था, जबकि पहला चेहरा होश में आने के बाद मैंने अपने उस्ताद को देखा था और वो उस्ताद मुझसे पूछ रहे थे बड़ा मीठे अंदाज में कि सुनील बेटा, तुम ठीक हो ना? देखो, डरो मत, अब तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं वक्त पर पहुंच गया था, मुझे संदेह हो चुका था। अब उस्ताद जी मुझे अब पूरी तरह से होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं आंखें खोलता था, अब बस आंखें बंद कर लेता था डर से। मैं पूरा होश में आ चुका था और उस्ताद जी उस टाइम बहुत मीठी आवाज में बोल रहे थे। मैं उनका गुस्सा जानता था, लेकिन उस वक्त ऐसी कोई गुस्से वाली बात ही नहीं बोल रहे थे। आप मुझे कहने लगे कि सुनील, अब डरना बिल्कुल मत, मैं सब कुछ संभाल लिया हूं। अब इसके बाद मैं उठ करके बैठा था। मेरा जो शरीर था अभी डर के मारे कांप रहा था। अब मेरे जो सफ़ेद कपड़ा था ना, पूरा मिट्टी में सना हुआ था। अब वही हाल मेरे पैंट बाकी कपड़ों का था, जैसे मैं मिट्टी में सन चुका हूँ। अब मुझे इतना खौफ हो रहा था। अब तब उस्ताद जी कहने लगे कि चल सुनील, अब यहाँ पर हम भी नहीं रहेंगे, हम चलते हैं बारात में। अब बारातियों ने मुझे उस गांव वालों ने भेजा था। अब पूछने लगे, जब मैं गया था ना, नाश्ता पानी कर रहा था, मैं जो नाश्ता पानी खा रहा था और उसमें भी टाइम लग चुका था, एक तो देर मुझे मिला भी। और इसके बाद जो बारात मालिक थे वो कहने लगे आपका जो साथ में लड़का था वो आया नहीं क्या? और तब मैंने बताना शुरू किया, नहीं जी, वो तो बस की रखवाली कर रहा है और मैं उसके लिए भी नाश्ता पानी जो भी हो खाना लेके जाऊंगा। वहाँ पर जो गांव था ना, और वहाँ का एक बुजुर्ग व्यक्ति मेरी तरफ देख के कहने लगा कि अरे आपको पता नहीं है, जहाँ आपकी बस खड़ा है वहाँ पर एक शमशान है और वहाँ पर आत्माएं रात में भटकती रहती है। आपने उस लड़के को वहाँ क्यों छोड़ दिया? आप जाइए, जल्द से जल्द उसको ले आइए। तब मैं चौंक गया था। वास्तव में मैं एक तरह से तुम्हें वहाँ रख करके बहुत बड़ा गलती किया था। जब मुझे पता चला ना कि जहाँ पर हमारी बस खड़ी है उस जगह के पास ही थोड़ी ही दूरी पर उस गांव का शमशान है और उस बुजुर्ग व्यक्ति का कहना था कि वहाँ रात में आत्माएं घूमती रहती है। तब तो मैं डर गया था। मैं जानता था कि तुम वहाँ पर अकेले हो। इसके बाद में मैं दौड़ते हुए, एक तरह से कहा जाए, नाश्ता पानी लेके तुम्हारे लिए, और जब बस में पहुँचा ना तो तुम थे ही नहीं। बस का गेट अब एक तरह से खुला हुआ था और तुम कहाँ चले गए मुझे कुछ भी मालूम नहीं हो रहा था। मैं पूरा बस में देख लिया, आसपास में देख लिया, लेकिन
आवाज़ दे दे के थक गया, सुनील सुनील सुनील, तुम हो कहाँ पर, हो कहाँ हो, लेकिन तुम मुझे दिखाई नहीं पड़े। सही मायने में मुझे बहुत अब चिंता तुम्हारी होने लगी थी। इसके बाद मैं अंदाज़ा लगाना शुरू किया कि आखिर वो शमशान किधर में है। मुझे अब आइडिया लग चुका था कि तुम्हारे साथ में कोई खेल हो गया है। ऐसे तुम बस से जाने वाले नहीं थे और मैं शमशान को ढूंढने लगा था। मुझे अब अंदाज़ा लग चुका था। अंदाज़ा इसलिए लगा कि मुझे उस साइड में अब जो शमशान का इलाका था और वहाँ पर कुछ परछाइयाँ घूमती हुई नजर आई, सफ़ेद परिधान में। और जैसे ही मैं देखा, मैं समझ गया था कि तुम उन्हीं के जाल में फंस चुके हो। अब मैं तो घबरा गया था। मुझे अपनी चिंता नहीं थी। मैं जानता हूँ कि मैं अब मेरे पास में ऐसी चीज़ है जिसे मैं डर नहीं सकता और ना वो आत्माएं मुझे छू सकती। मेरे पास एक सिद्ध किया हुआ यंत्र है। हाँ देखो, ये मेरे गले में लगा हुआ है। इसी वजह से मैं अपने आप को सुरक्षित रखता हूँ। जब मुझे अब लग चुका था कि सामने शमशान है, जब परछाइयाँ मुझे दिख चुकी थी ना, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। अब मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। एक तरह से मैं उस झाड़ियों को पार करता हुआ शमशान में पहुंच चुका था, लेकिन तुम मुझे वहां पर दिखे नहीं। हाँ, मैं उस जगह पर आ करके एक तरह से फंस चुका था। चारों तरफ से मुझे आत्माओं ने घेर लिया था और सब सफ़ेद वस्त्र में दिख रही थी, कोई लंबी कोई छोटी, अब हर का साइज अलग अलग। अब मैं जान चुका था कि तुम भी यहीं इसी आसपास में इसी जगह पर हो। और आखिरकार मैं झाड़ियों में हलचल देखा और तब मुझे समझते देर नहीं लगी कि तुम उसी झाड़िए के पीछे में होगे। और जब मैं उधर बढ़ने लगा ना, तभी वो आत्माएं मुझे एक तरह से रास्ता रोक दिया था। और वो कुछ बोल नहीं रही थी, बस आंखें दिखा रही थी लाल लाल। मेरे को छू नहीं रही थी। अगर मेरे पास में ये यंत्र नहीं होता ना जो गले में बांध रखा हूँ, तब तो मेरी हिम्मत भी नहीं होती उस रात को शमशान में जाने की। मैं जानता था कि वो आत्माएं मुझे छू नहीं पाएंगी और इसलिए मैं एक तरह से निडर भी था। आखिरकार मैं अब आगे बढ़ने लगा जिधर झाड़ियों में हलचल हो रही थी। और जब मैं आगे जाने लगा ना, तो आत्माएं अब पीछे पीछे हटने लगी। वो मुझसे अब दूरी बनाने लगी थी। आखिरकार मैं उन झाड़ियों के पास पहुंच गया था। आज जो चांद की रोशनी में मैं देखा ना, मैं दहल चुका था। वो जो आत्मा तुम्हारे साथ में वो सब कर रही थी ना, मुझे देख करके बड़ा अचंभा हुआ था। हाँ, मैं भी जैसे तुम डरे थे ना, मैं भी चीख पड़ा था। आज जैसे ही मेरी चीख की आवाज़ सुनाई पड़ी ना, वो आत्मा तुम्हारे शरीर से उठ चुकी थी। अब मेरी तरफ वो दौड़ पड़ी थी मुझे मारने के लिए। आज जैसे ही मेरे शरीर को छुआ ना, जैसे उसको बिजली का करंट लगा हो। अब फिर उस जगह पर जो भी आत्माएं मुझे दिख रही थी ना, सब जैसे हवा में गायब होती चली गई। अब एक तरह से पूरा शमशान जो आत्माओं से भरा हुआ था, अब वो बिल्कुल गायब हो चुकी थी। सामने तुम जमीन पर पड़े हुए थे, झाड़ियों के अंदर में, और तुम्हारा हालत देखकर मैं समझ चुका था कि तुम्हारे साथ अब क्या हुआ है। मैं तुम्हें उठाया, कंधे पर डाला और तब मैं लेकर के बस में आया हूँ। तुम्हें अब होश में लाने में मुझे 2.5 घंटा वक्त लगा है और तब जाकर के तुम होश में आए हो। बेटा, अगर मेरी तुम कहना मानते ना, तो आज तुम सकुशल रहते। ये सब दिन हमें न तुम्हें देखना पड़ता। वास्तव में उस्ताद जी जो बात कह रहे थे ना, बहुत ही डरावना था। और मैं तो पहले ही सब भुगत चुका था। मैं तो सब कुछ देख चुका था कि कैसे मैं उस भरम जाल में पड़ गया। मुझे लगा कि वो मेरी सहेली होगी, लेकिन सहेली तो बारात में थी और वो मेरे सामने एक छलावा की तरह प्रकट हुई थी। और उस छलावा के चक्कर में मैं उसके पीछे पीछे शमशान में चला गया था। अगर उस रात मेरे उस्ताद नहीं आते
और गांव के बुजुर्ग व्यक्ति ने नहीं बोला होता कि आप अपने लड़के को अब बस में छोड़ आए हो जहाँ पर पास में शमशान है, तब उस्ताद जी को समझ में आया था कि मैं अपने सुनील को कहीं खतरे में तो नहीं डालाया हूँ। और तब वो दौड़ते हुए आ गए थे। उस्ताद जी ने उस रात मुझे एक तरह से नया जीवन दिया था। और उस्ताद जी भी उस झमेले में फंस चुके थे। अगर वो यंत्र उनके पास में गले में नहीं होता तो शायद वो भी जिंदा नहीं रहते, हाँ ना मैं भी जिंदा रहता। तो दोस्तों, ये थी कहानी आज की सुनील की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई कहानी, एक नई घटना के साथ में, इसी समय पर, इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।